देखिए सर, इस लेक्चर में हम मॉडर्न फिजिक्स को देखेंगे। मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं। उसमें पहला ही रदरफोर्ड मॉडल से रिलेटेड है। रदरफोर्ड ने क्या किया था, मैं ज़रा सा इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले रदरफोर्ड ने जो किया था वो एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको ज़रा सा समझाता हूँ। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो किया था, तो वो एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो सबसे पहले उन्होंने एन और थीटा के बीच में ग्राफ ड्रॉ करा, एक फॉर्मूला ड्राइव करा, n इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन साइन टू दी पावर 4 थीटा बाई 2। मतलब ये n क्या चीज़ है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल किस एंगल थीटा पे डेविएट हो रहे हैं, उनके बीच में एक ग्राफ उन्होंने ड्रॉ करा। ठीक है, प्रैक्टिकल अरेंजमेंट तो नहीं समझा रहा हूँ मैं, ये उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ करा। और क्या है, उन्होंने एक गोल्ड की फॉइल ली। इसी प्रकार जैसे उन्होंने गोल्ड की फॉइल ली, तो और गोल्ड के अलावा और भी फॉइल ली जा सकती है। अब आप देखोगे अलग अलग फॉइल लोगे तो अलग अलग फॉइल लेने की वजह से एटॉमिक नंबर अलग अलग आता है ना, तो उससे ये पता चलेगा कि वो जो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है अलग अलग फॉइल के लिए अलग अलग होगा। वो इसने जेड ने बताया। तो सबसे पहली बात तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा ये एटम का अधिकतर भाग जो है खाली है, कहा अधिकतर भाग खाली है। क्यों ऐसा कहा होगा उन्होंने ये देखा कि 8000 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक अल्फा पार्टिकल जो 90 से ज़्यादा डिग्री पे डेविएट होता है, कोई एक 8000 में से कोई एक, ठीक है। और 8000 में से कोई एक और साथ में 10 टू दी पावर 6 अल्फा पार्टिकल हैं, उनमें से कोई एक 180 डिग्री पे बैक होता है। मतलब ये होता तो है कितने में से 10 की घात 6। इससे ये पता चला कि इतने छोटे से पार्ट में वो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ से आपका अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो अल्फा पार्टिकल जब इससे टकराएगा तो वापस लौटेगा वो, तो वो छोटा सा पार्ट है। 10 की घात 6 में से कोई एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक जो एटम है, एटम का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बाहर डेविएट हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई एक ही अल्फा पार्टिकल जो है आपका 10 की घात किस एंगल पे डेविएट हो रहा है, अल्फा पार्टिकल का एक पार्ट 180 डिग्री पे। तो इतने छोटे से पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट है करके उन्होंने ये रिजल्ट निकाला उन्होंने। ठीक है, तो अब वो पोस्टुलेट क्या कहते हैं, जैसे मैं अगर डिस्कस करूँ, उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज एम्प्टी। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि 99.86 जो अल्फा पार्टिकल हैं अनडेविएटेड हो रहे हैं, बिना डेविएट होके सीधे चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब केवल 0.14% ही कुछ एंगल पे डेविएट हो रहे हैं, वो एंगल अलग अलग आएगा। ठीक है, तो वो ये क्या हो रहे हैं, 1 डिग्री पे डेविएट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम इज कंसंट्रेटेड टू एन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट। पॉजिटिव चार्ज जो होगा बहुत ही छोटे से पार्ट पे है, उसको उन्होंने कहा साइज ऑफ न्यूक्लियस। जिस पार्ट पे है, हमने अभी बोला था ना, एक को 10 की घात 6 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक ही 180 डिग्री पे वापस आ रहा है। तो इसका मतलब ये आपको इतना पता चला कि जो एटम है ना, जो एटम, जिस एटम की आप बात कर रहे हो, उस एटम का 10 की घात 6 मतलब 1,00,000 गुना छोटा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इतना छोटा होता है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के बारे में ही तो एटम में हम चेक कर रहे थे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से। 180 डिग्री पर जब लौटा तो ये यहाँ पे पाया गया कि न्यूक्लियस है। तो कितने, इतने पार्टिकल पे। अगला उन्होंने जो एजम्पशन दिया, कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा, ये डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट होगा। उसका लॉजिक क्या है? उन्होंने कहा कि ये जेड इन्वॉल्व हो रहा है ना, एक फॉइल आपने गोल्ड की यूज़ करी, तो जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं कुछ एंगल पे, वो एंगल जो होगा हर एक के लिए अलग अलग होगा। इसका मतलब न्यूक्लियस भी वो पॉजिटिव चार्जली पार्ट न्यूक्लियस से बोला था जो उन्होंने ना, वो न्यूक्लियस भी क्या होगा, अलग अलग फॉइल के लिए। फॉइल का मतलब जो होगा, गोल्ड की फॉइल थी तो और फॉइल लोगे उनके लिए अलग अलग आएगा, ये बोला उन्होंने। अब मैं इसमें एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जो ड्रॉबैक रहा था उनका, वो क्या रहा था। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन are attracted by positively nucleus। ठीक है,
पॉजिटिवली न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर से चलते रहते हैं, अट्रैक्टेड तो होते हैं, लेकिन इस पे न्यूक्लियस अट्रैक्शन के होते हुए भी इसकी ओर नहीं जाते, गिरते नहीं। उसका लॉजिक क्या, उन्होंने कहा कि इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स बांधे रखता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बांधे रखता है, जिससे कि ये इस पे नहीं जा पाते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स आप जानते हैं, सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स। तो उन्होंने बाद में बोला कि इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज दिस फोर्स, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दिस फोर्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड वो जो फोर्स जो लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है आपका, तो एंड जो इलेक्ट्रॉन जो होगा रिवॉल्व इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट, जो कि उसको किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व, ये जो एनी वर्ड है ना, एनी, इस वर्ड से दिक्कत होगी, फिर इसकी वजह से ये बोहर मॉडल निकल के आया। ठीक है, तो एनी सर्कुलर ऑर्बिट उन्होंने जो बोल दिया था वो गलत बोल दिया था। ठीक है, तो इसकी वजह से बाद में बोहर का मॉडल निकल के आया। बहरहाल ये तो एक्सपेरिमेंटल पार्ट था। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, साथ में बोहर मॉडल क्या है, क्यों आया, मैंने ज़रा सा समझाने की कोशिश करी आपको। तो अब जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं हम। वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है सर हमसे, क्वेश्चन सुनिएगा। According to Rutherford model of atom consists of positively charged nucleus surrounded by a cloud of negatively charged। बिल्कुल सही है। ठीक है, एक धनावेशित नाभिक है जिसको एक ऋणावेश का घनत्व घेरे हुए है, ये तो बोला ही था उन्होंने। ठीक है, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आप जो पढ़ रहे थे अभी, उसमें पहली बात तो उन्होंने यही बोली। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, मास डिफेक्ट के बारे में बोल रहा अगला क्वेश्चन, देखिए। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि मास डिफेक्ट फॉर द हीलियम न्यूक्लियस इज इतना AMU। मास डिफेक्ट इतना है, तो निकालने के लिए क्या कह रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकलवा रहा आपसे ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालो कह रहा है। तो सर इसको कैसे करेंगे, देखिए, बाइंडिंग एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होता है, मास डिफेक्ट डेल्टा M से डिनोट करते हैं, डेल्टा M इंटू 931 MeV बोला जाता है। तो E की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो मास डिफेक्ट यहाँ पे दिया है 0.03 इंटू 931। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये E इज इक्वल टू 28 MeV के बराबर आएगा E की वैल्यू। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो आएगी, न्यूक्लियन जो आएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी फिर, 28 अपॉन क्या है, हीलियम नाभिक है ना, हीलियम 2He4, तो ये 4 से डिवाइड कर दो, तो पर न्यूक्लियन है ना, तो कितना आ जाएगा, ये 7 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की संख्या कितनी हो जाएगी कह रहा था वो, कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी उसकी संख्या से, कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। वो नंबर कितना होगा पूछ रहा था ना, नंबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये। ठीक है, आयनाइज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सिंगली आयनाइज्ड हीलियम आयन विल बी, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम आयन के लिए कितना होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको निकालना है। हीलियम की अगर हम बात करें तो हीलियम क्या होता है, 2He4 होता है ना, 2He4, उसके लिए कितना दे रखा है ये, 13.6 आयनाइजेशन पोटेंशियल इसके हीलियम के लिए होता है 13.6 Z²। ठीक है, 13.6 Z²। तो Z कितना दे रखा है हीलियम के लिए, Z की वैल्यू जो होती है 2 होती है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 13.6 इंटू Z² का मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये निकल के कितना आएगा, 4 ना, 54, तो वाला ऑप्शन तो एक ही है यहाँ पे, 54 पॉइंट क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल कह रहा था ना, तो ये हो जाएगा 54.4 के इक्वल आ जाएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल इसका। ठीक है सर, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, ठीक है, लाइन अपीयर्स जो होती है हाइड्रोजन के उसमें,
वो सर वो जो लाइन होती है ना वो होती है आपकी लाइमन सीरीज़ की, ठीक है। हाइड्रोजन वाले में कौन सी होती है? लाइमन सीरीज़। लाइमन सीरीज़ हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अपीयर होती हैं केवल, ठीक है। वो उनकी लेंथ शॉर्ट और रेंज, शॉर्ट और लॉन्ग लेंथ कुछ भी हो सकती है उसकी, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेव लेंथ। हाँ ये देखिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और आ गया। रेशियो निकालना हमें लार्जेस्ट और शॉर्टेस्ट वेव लेंथ इन लाइमन सीरीज। तो सर इस क्वेश्चन के लिए पहले हमें पता होना चाहिए लॉन्गेस्ट जो वेव लेंथ होती है जो लाइमन सीरीज, उसमें वो लॉन्गेस्ट वेव लेंथ होती है सर 12। अगर इसको याद कर लो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो फॉर्मूले से निकाल भी सकते हैं आप, क्योंकि वो 2 से फर्स्ट में आता है ना। तो 12-15 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। और जो शॉर्टेस्ट होती है, शॉर्टेस्ट वेव लेंथ जो होती है वो 912 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है सर। तो रेशियो कितना आ जाएगा? रेशियो ही तो निकालना है इनका। 1215/912 करोगे तो 1215/912 करोगे आप, तो ये कितना आएगा? काट सकते हैं इसको, 5 6 2 8 1 9, 3 से कट जाएगा ये, 3 चक्को 12 और 0 3 पंचे 15 ना, और ये होगा 3 0 4, तो 4/3 अप्रॉक्सीमेटली आएगा ये। 4/3 मतलब 4/3, ये क्या कह रहा था? रेशियो तो निकालना था, तो 4/3 के लगभग ना, 0.5, तो ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आएगा ये 4/3 आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इतना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम निकालना सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। सर देखिए एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आप फॉर्मूला mvr = n(h) कहते हैं उसको, h/2π, ये फॉर्मूला लगेगा एंगुलर मोमेंटम। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो mvr कितना आ जाएगा? mvr = हो जाएगा आपका 2h/2π, मतलब 2 से 2 कट गया, h/2π। ये इसको हम h कट से डिनोट करते हैं, h/2π को, ठीक है। किससे नोट करते हैं? h कट से। तो mvr = कितना आ जा रहा है यहाँ पे? mvr = कितना आएगा फिर? 2 से 2 तो h/2π, तो h/2π इसको काटो नहीं, फिर 2 × h/2π रहने देते हैं, ये h कट हो गया, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2h कट। तो ये की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2h कट कहते हैं इसको, 2h कट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सर, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, इसके बाद में एक आपको, इससे पहले 2019 में एक फॉर्म आया था रेडियो ऑपरेटर का, उसका सेम सिलेबस था, उसका पेपर में सॉल्व, उसको मैंने अपने ऐप में तो अपलोड कर दिया है। उस पेपर को मैं सॉल्व करके अगले लेक्चर में उसी पेपर को सॉल्व करूँगा मैं, ठीक है। उसका पीडीएफ चाहिए तो आप ऐप से ले सकते हैं, कुछ क्वेश्चन उसके कराऊंगा पीडीएफ में, तो मैं अपने उससे ले सकते हैं आप। हमारे ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ना। ऐप में मैंने एक कोर्स चला रखा और उसकी फ़ीस भी बहुत कम कर दी। अगर आप जाएं तो आपको वहाँ पे जाके जो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अभी भी आपके पास लगभग 20-22 दिन का, तो अभी भी एग्ज़ाम की डेट तो आई नहीं, हम मान के चलें तो लास्ट में भी अगर होगा इस महीने के, तो 20-22 दिन का समय आपको लगभग मिल रहा है। तो आप चाहें तो वहाँ से, बहुत कम मैंने फ़ीस रखी है उसको, आपके लिए वहाँ भी बेनिफिशियल होगा। इसके बाद अगले महीने वो होना है आपका लैब असिस्टेंट का, तो उसमें भी वो कोर्स है, ठीक है। अगर चाहें तो ले सकते हैं। बहुत ही 90% मैंने उसमें ऑफ कर रखा है अभी, ठीक है। 2-3 दिन के लिए ही रहेगा वो ऑफ। तो क्या कह रहा था मैं, ए फोटोन ऑफ एनर्जी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनाइज ए हाइड्रोजन एटम इन लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट एटम विल बी। कह रहा है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बंधन ऊर्जा वाला फोटोन निम्नतम ऊर्जा स्तर वाले हाइड्रोजन परमाणु को आयनीकृत करता है। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालना है सर आपको। जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी गतिज ऊर्जा निकालना है, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो होती है ना सर, जो एनर्जी इम्पार्टेड होती है माइनस आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होती है। आप ये फॉर्मूला याद रख लें, एनर्जी इम्पार्टेड
माइनस आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होती है। एनर्जी इम्पार्टेड मतलब ये है, एनर्जी कितनी है, फोटोन एनर्जी इतना आयनाइज है हाइड्रोजन एटम, इस जो आयनाइज कर दे रही है वो कितना है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है ना। तो एनर्जी इम्पार्टेड कितना है, 16 इलेक्ट्रॉन। और ये एनर्जी इम्पार्टेड ये है, आयनाइजेशन एनर्जी तो आप जानते हैं क्या होती है, 13.6। वो कितनी होती है, 13.6। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा सर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ये कहता है कि इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड टू n बराबर 4 टू n इज इक्वल टू 4। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 कक्षा में उत्तेजित किया जाता है, तो स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्याएं कितनी होंगी निकालना है सर। तो सर स्पेक्ट्रल लाइन के लिए जो नंबर होता है ना, उसका फॉर्मूला जो होता है सर n इंटू n माइनस 1/2 होता है। अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2 जब सॉल्व करोगे तो आपको 6 मिलेगा। ये कितना आएगा, ये 6 मिल जाएगा सर, 6 आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है द एनर्जी ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज -3.4 दे रखी है। एनर्जी एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम की कितनी दे रखी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल बी। अब आप जानते हैं बोहर थ्योरी में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम जब आप निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का, m इंटू वी इंटू आर, वो किसके बराबर होता है, NH/2π। h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जो hc/λ की वैल्यू जो दे रखी है आपको -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये गिवन कर रखी है। और nth ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है, एनर्जी अब ये टॉपिक अगर पढ़ा होगा तभी आपको समझ में आएगा, ज़रा टिपिकल टॉपिक है। ठीक है, टिपिकल कुछ नहीं है, अगर पढ़ा है तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट में एनर्जी जो होती है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है सर। तो बस यहाँ से -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, वो है आपके पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो यहाँ से जब आप n की वैल्यू निकालोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड करना आप। ठीक है, तो n की जो वैल्यू आ जाएगी सर वो 2 आ जाएगी। n² = 4 आएगा तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। बस अब लगा दो इस फॉर्मूले में। आपको निकालना क्या है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है ना। तो एंगुलर मोमेंटम यही होता है। तो कितना आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ रही, 2 गुणा h की जो वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होती है। ये गिवन होगी, याद भी करनी पड़ सकती है, 2 इंटू 3.14। तो जब आप इसको इक्विवेलेंटली सॉल्व करोगे सर 2.01 लगभग आएगा। 2.01 इंटू 10⁻⁻34। 2.01 वाला पोर्शन एक्चुअली ये 2.018 होता है, तो तब वो 2.1 के फॉर्म में दिया है ना उसने। तो 2.1 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड आपके पास वैल्यू मिल जाएगी इसकी। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सीरीज लिमिट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम एमिशन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइमन सीरीज के लिए वो जो आपका के लिए न्यूट्रॉन तरंगदैर्घ्य का मान निकालना है। ठीक है, न्यूट्रॉन वर्ड तो इसमें ऊपर बोला ही नहीं इसने। द सीरीज लिमिट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम एमिशन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है भाई। तो ये सर मैं अभी बता रहा था आपको, जो वेवलेंथ निकलती है ना वो इस फॉर्मूले से निकलती है, 1/λ = रिडबर्ग कांस्टेंट r इंटू 1/1² माइनस 1/n²। ठीक है, तो यहाँ पे तरंगदैर्घ्य जो होगी सीरीज लाइमन सीरीज की टॉप वाली तरंगदैर्घ्य आपकी इन्फिनिटी होगी, सबसे हाईएस्ट वाली।
मतलब सबसे बाहर वाली ना, इन सीरीज ऑफ वेवलेंथ और लाइमन सीरीज हाइड्रोजन एटम, ये निकालना है आपको। तो 1/λ इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो 0 होता है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/r। सर आर की वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10⁻⁷। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 911 एंगस्ट्रॉम के बराबर निकल के आती है। ठीक है, अब वो इन्फिनिटी क्यों लिया हमने, क्योंकि उसने कोई वो दे नहीं रखा सबसे लास्ट की, इसलिए हमने ले रखी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। ठीक है, तो इससे अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा इसके कुछ और क्वेश्चन, और साथ में जो वो पेपर बता रहा हूँ ना मैं आपको, उस पेपर के क्वेश्चंस आपको कराऊँगा। ठीक है, यूकेएसएससी के द्वारा ही वो पेपर किया गया है।